अस्सलामुअलैकुम मेरे बेटे, होप यू ऑल आर फाइन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह एवरेज रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो शेयर किए हैं ताकि बेटे आप उनको भी गो थ्रू कर लें और उनको भी अपने सर्किल के अंदर शेयर कर दें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए जी, आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला यही था, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ऐसा ही है, ये इसके बराबर है। और ये जो ऊपर वाली चीज़ है पूरी, ये क्या बता रही है? दिस इज शोइंग द इंक्रीमेंट। ठीक है, और डिक्रीमेंट का फॉर्मूला भी मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 के अंदर। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 जो है ये कौन से बोर्ड का है? ये सिंध बोर्ड की किताब जो है, सिंध बोर्ड की किताब के अंदर ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सही है जी, सिंध बोर्ड की किताब के 2 क्वेश्चंस हैं। अच्छा भाई, क्या कह रहा है? फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। देखो भाई, एक बात पहले ही बता दूं, केपीके बोर्ड और सिंध बोर्ड के अंदर जब मैंने इन टॉपिक्स को देखा, इसके क्वेश्चंस देखे, तो उसके अंदर ना कुछ उन्होंने वर्डिंग्स को बाय मिस्टेक उन्होंने गलत कर दिया है। ठीक है, कुछ वर्डिंग्स उन्होंने आगे पीछे कर दिए जिससे कॉन्सेप्ट हमारा बन नहीं रहा, वो मैं आपको समझा दूंगा। पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई आपको एरिया दिया हुआ है किसके बराबर? पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा, कैलकुलेशन आप खुद ही कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, मेरे पास वैल्यू क्या दी हुई है? ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 3.1। बेसिकली ये हो क्या रहा है? ये आपके पास एक्स के अंदर क्या आ रहा है? इंक्रीमेंट आ रहा है। बात क्लियर हो रही है भाई? इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इधर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल ए है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पर x है और डिपेंडेंट वेरिएबल a है। सही है जी। अच्छा, अब यहाँ पर मुझसे क्या कह रहा है? कह रहा है, अब बता भी रहा है कि x इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रही है, 3 से 3.1 हो गई। इट मीन्स आपके पास इंक्रीमेंट आ रहा है, इजाफा हो रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ भाई? मैं डेल x आपके पास फाइंड आउट करता हूँ। सही है, डेल x कैसे फाइंड आउट होगा बेटे? आपने क्या कहा? 3.1 माइनस का 3। सही है, ग्रेटर माइनस लोअर, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, अच्छा 3.1 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू? वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगी? डेल एक्स की 0.1। अब भाई हमारे पास वैल्यू डेल एक्स की निकल चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, क्विकली मैं इसके ऊपर फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल ए अपॉन डेल एक्स, यही होगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है भाई। वाई की जगह ए दिया हुआ है और एक्स की जगह एक्स ही है। ठीक है, लेकिन इधर एक्स का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। सही है। अच्छा, मेरे पास अब क्या फॉर्मूला बनेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। अब मेरे बच्चे, आपने क्या करना है? आपको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या बनेगा? 3.1 बनेगा। सही है, तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपने 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3.1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही होगी? मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पाए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। सही है, आपके पास बनेगा 3.1 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 961 डिवाइड बाय 100 इंटू पाई। सही है, एक ये वैल्यू आ गई किसकी? जब आप 3.1 अपने फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। सही है। अच्छा, मैं इसको ना a इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर जो है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखें ज़रा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a ऑफ x या फिर f ऑफ x। बात एक ही है, मैंने f नाम के फंक्शन में x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी? 3.1। सही है, और जब आप वैल्यू 3 पुट करेंगे अपने फंक्शन के अंदर, आपको आंसर क्या मिल रहा होगा? आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिलेगा 9 पाई। सही है, ये दोनों आंसर मेरे पास आ चुके हैं। किसका? 3.1 का भी और 3 का भी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने अपने क्या करना है? जो फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ चेंज का, उसके अंदर बस मैंने वैल्यू को पुट करना है। तो भाई पुट कर लेते हैं, डेल ए ओवर डेल एक्स। ये आपके पास क्या वैल्यू देगा? बताइए।
ये आपको आंसर दे रहा होगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 961 डिवाइड बाई 100 पाई माइनस का 9 पाई, सही है, और डिवाइड बाय, देखें ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, ऊपर वाली न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर के अंदर डेल एक्स है, उसकी वैल्यू क्या है 0.1। अब इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। देखें भाई आपके पास क्या बन रहा होगा 961 पाई, सही है, और 100 माइनस मल्टीप्लाई बाय 9 क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 900 पाई डिवाइड बाय 100 और आपके पास 1/0.1 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, यस और नो, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा 961 माइनस 900, आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा 61 पाई मल्टीप्लाई बाय 100 और 1/0.1, सही है, ये आपके पास आ गया। अच्छा भाई आपको एक बात पता है, आप क्या कर सकते हैं, देखो एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी अगर आपको कोई इशू हो बेटे कैलकुलेशन के अंदर, वो भी मैं इंशाल्लाह क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड साइड भी कवर करवा रहा होता हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ हम बिल्कुल स्क्रैच से डील कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। देखो ये 0.1 है, अब मैंने इसको ख़त्म करना है, तो भाई मेरे पास सिंपल सा रूल है, सिंपल बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि होता क्या है, देखो ये 0.1 है, मुझे इसको होल नंबर बनाना है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह होल नंबर बनाना है, तो मैं इसको कितने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करूंगा राइट साइड, आपके पास एक डेसिमल प्लेस क्या करूंगा आगे जाऊंगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ओ लेवल्स के बच्चों को भी काफ़ी काम देती है, अगर आप राइट साइड जा रहे हैं, डेसिमल प्लेस राइट साइड जा रहा है, तो राइट से क्या होता है रिड्यूस, आर और आर का कॉन्सेप्ट है, सही है, राइट से रिड्यूस, और अगर लेफ्ट साइड जा रहे होते हैं तो क्या होता है इंक्रीज़ होती है वैल्यू, सही है, लेफ़्ट से इंक्रीज़ होती है। अभी मैं राइट साइड कितने डेसिमल प्लेसेस गया हूँ एक दफ़ा, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी ना इसकी, देखें इसकी जो वैल्यू बन रही होगी वो क्या बनेगी 1 एक्सपोनेंट माइनस का 1, क्योंकि राइट से रिड्यूस जितने स्टेप्स आप राइट साइड गए हैं वो पावर में आ जाएगा विद माइनस साइन, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। देखो देखो ये कैलकुलेशन आपने नहीं करनी, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे, बात समझ आ रही है। अच्छा जी मेरे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -1 हो रहा है, यस और नो, ठीक है, पावर के अंदर क्या आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 1। अब मैं इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर पावर आपके पास क्या है, पावर अगर आपके पास नेगेटिव है, अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको कहाँ ले जाएं, ऊपर ले जाएं, सही है, नीचे नेगेटिव की थी पावर, ऊपर जाकर पॉजिटिव का 1 हो गई, सही है। अब आप पॉजिटिव 1 लिखते नहीं हैं, आपको पता है अगर आपके पास माइनस साइन हो तब आप उसको बता रहे होते हैं। अच्छा भाई मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 10 1 10 10 10 100, ऐसा ही होता है कैलकुलेशन, 61/10 आ रहा है, सही है। ये भी हम डील करते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो भाई 61/10 हो रहा है ना, और ये पाए का पाए एज इट इज़। मेरे बच्चे एक बात मुझे बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी पॉइंट कहाँ है 61 में, यहाँ पर है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया था 0.1 का, सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट 61 के अंदर भी यूज़ होगा, ताकि हम नीचे से 10 को ख़त्म कर सकें। पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। मुझे इस 10 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डेसिमल प्लेस पीछे जाना पड़ेगा, यस और नो, एक डेसिमल प्लेस पीछे ले गया तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई 6.1, और लेफ़्ट जाता हूँ तो पावर क्या होती है इंक्रीज़ होती है, यस और नो। तो एक स्टेप पीछे गया हूँ, लेफ़्ट साइड गया हूँ, तो +1 पावर आ गई, और नीचे 10 का 10 एज इट इज़। अब ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट, बात क्लियर हो गई, और पाए का पाए एज इट इज़। अब मेरे बेटे आपके पास जो आंसर आ रहा है ना, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, डेल ए ओवर डेल एक्स बराबर किसके 6.1 पाए के। बेटा आपको जो बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है ना, उसका जो यूनिट है वो क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा, कोई भी यूनिट है, जैसे मीटर है तो एरिया के लिए क्या होता है मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट्स होगा। लेकिन ना ये बात गलत लिखी हुई है, वजह है कि एरिया का यूनिट तो ठीक है स्क्वायर यूनिट है, भाई ये एक्स क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है रेडियस ऑफ द स्फीयर, यस और नो, तो उसका अपना यूनिट नहीं होगा कोई, ठीक है, तो उसको भी हमने यूनिट मान लिया। जैसे मीटर स्क्वायर है और नीचे भी मीटर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यस और नो, सिर्फ क्या आंसर आएगा मीटर आंसर दे रहा होगा, सही है। ऐसे स्क्वायर यूनिट्स हैं तो भाई एक यूनिट कैंसिल आउट होगा, आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा ना, फाइनल आंसर क्या मिलेगा, डेल ए अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 6.1
यूनिट्स। ठीक है, ये आपके पास जो है ना इसका फाइनल आंसर बनना चाहिए, जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए ना यूनिट के साथ, यूनिट की करेक्शन की है बस हमने यहाँ पर। ठीक है, तो आपके आंसर क्या आ रहा है 6.1 पाई यूनिट्स। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब इसका दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। भाई कह रहा है v इक्वल्स टू 4/3 पाई एक्स क्यूब, और फिर वही वाली बात, अब x जो है रेडियस ऑफ द सर्किल है, सही है, और वैल्यू क्या है a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1.9। दूसरा पार्ट है सिनबोर्ड का, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज नेम है, और पार्ट नंबर 2 v इक्वल्स टू 4/3 पाई एक्स क्यूब। सही है, मैं x की वैल्यू बता देता हूँ। ठीक है, उसने a लिखा हो, b लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, भाई हमें तो पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा होता है ना, ये उस चीज़ को डिनोट करता है। a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 1.9। सही है, 2 और 1.9, x इक्वल्स टू 1.9। सही है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब मुझे नज़र आ रहा है कि भाई x के अंदर अब क्या हो रहा है, अब यहाँ स्ट्रेट अवे आपको नज़र आ रहा है कि भाई डिक्रीमेंट आ रहा है, हाँ या ना, डिक्रीमेंट आ रहा है, और आप फॉर्मूला वही यूज़ करते हो कि जो ग्रेटर वैल्यू है इसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दें। तो 2 माइनस 1.9, 2 माइनस 1.9, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एक्स की वैल्यू स्ट्रेट अवे 0.1 आ जाएगी। सही है। अच्छा, मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ v ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ और f ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डेल वी अपॉन डेल एक्स। भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा ना नीचे, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, फॉर्मूला यही होता है एक्स। अब क्या हो रहा होगा, अब फॉर्मूला ये बनेगा। सही है, क्यों सर आपने अब ये वाला क्यों फार्मूला लगाया, ठीक है, आपने ऊपर वाला फार्मूला यूज़ नहीं किया। वजह ये है कि भाई अब आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यू क्या थी ओरिजिनल 2, डिक्रीमेंट होकर कितनी हो गई 1.9, यानी वैल्यू के अंदर कमी आई है या इजाफा हुआ है, खुद बताइए, कमी आई है। तो फार्मूला मैं डिक्रीमेंट का लगाऊंगा जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने डिस्कस किया था। अच्छा भाई, एफ ऑफ एक्स यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 2 थी, एफ ऑफ 2 निकालो और एफ ऑफ क्या निकालना पड़ेगा 1.9। ठीक है, अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अगर मैं डायरेक्टली आंसर बताऊं, बेटे ये आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिएगा। एफ नाम का फंक्शन, उसमें एक्स की जगह राइट हैंड साइड पे क्या पुट कर दो, 2 को पुट करना है। तो जब आप 2 पुट करेंगे ना और पूरा सॉल्व करेंगे, यानी 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, तो आंसर आपको क्या मिल रहा होगा बाय कैलकुलेटर जब आप सॉल्व करेंगे 33.5103। सही है, ये आपको वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा, एफ ऑफ 1.9 की आपको क्या मिलेगी वैल्यू 28.7309। ये आपको 1.9 वैल्यू पुट करने के बाद अपने फंक्शन में उसका ये आंसर निकल गया। सही है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने अपने फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करना है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। देखें जी क्या मिलेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर किसके 33.5103 माइनस 28.7309। सही है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय आपके पास स्ट्रेट अवे हो जाएगा 0.1। सही है, इसका आंसर जो मेरे बेटे एट दी एंड आपको मिल रहा होगा वो क्या होगा, वो होगा 47.8। सही है, और फिर यूनिट का मसला इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है क्यूबिक यूनिट्स, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है। जैसे अगर आप वॉल्यूम निकाल लो तो मीटर की जगह आप क्या रखोगे, वॉल्यूम है चूँकि, तो मीटर क्यूब होगा। ऐसे ही क्यूबिक यूनिट्स हो जाएगा और नीचे अपना डेल एक्स। तो भाई आपके पास होता है क्या है, देखो जैसे मीटर क्यूब है, नीचे भी अगर मीटर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा मीटर का स्क्वायर। एज इट इज़ यहाँ पर भी होगा, जो कोई इन्होंने गलत लिखी है चीज़, 47.8 स्क्वायर यूनिट आप बताओगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये मेरे बेटे आपके पास इस पार्ट का आंसर आ गया। सही है, हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए जो सिनबोर्ड से रिलेटेड थे। अब
सिंध बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस हैं केपी के अंदर जो हैं वो दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, बस दोनों के अंदर कुछ वैल्यूज़ का फ़र्क है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ और उसको भी हम सॉल्व करके अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा मेरे बेटे, अब हमारे पास जो है ना वो ये कुछ क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिंध बोर्ड का और 3, 4, 5 ये केपी के बोर्ड का। बेसिकली 3 और 4 जो है वो आपके पास 3 और 4 केपी के बोर्ड के अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट लिटिल बिट चेंज, ठीक है। मैं पहले कौन सा कराऊंगा, चौथा कराऊंगा, ठीक है, और इसके अंदर तीसरा है वो जो सिंध बोर्ड के अंदर चौथा क्वेश्चन है वो केपी के बोर्ड के अंदर तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं इसको डील करा रहा हूँ, उसके बाद मैं तीसरे के पढ़ जाऊँगा और ये केपी के बोर्ड का चौथा क्वेश्चन होगा, ठीक है। रीज़न इज़ दैट इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने गलत यहाँ पर मेंशन किए हुए, वो मैं क्लियर करूँगा, उसके बाद देन फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। चौथा देखो क्वेश्चन सबसे पहले कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है। केपी के वाले क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सही है। कह रहे इट्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकेंड्स इज गिवन बाय दी फार्मूला, और इसकी हाइट का जो बेटे फार्मूला है, सही है, वो ये इन्होंने दे दिया टाइम के रिस्पेक्ट से, ठीक है। इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है और डिपेंडेंट वेरिएबल हाइट है, सही है। अच्छा, और इन्होंने दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया, मैं एक पार्ट कराऊंगा, एक पार्ट आपका होमवर्क होगा, ठीक है। मैं पार्ट बी को सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा जी, और केपी के बोर्ड के अंदर क्या है, केपी के बोर्ड के अंदर भी यही एज इट इज़ दिया हुआ है, ठीक है। यूज डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। आपके पास क्या कहलाती है, आपके पास कहलाती है, बोलें, आपके पास वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। ये क्या है, हाइट का आपके पास रेट ऑफ चेंज आ गया, यस और नो। वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, आपको जो फॉर्मूला बनेगा ना वो किसका बनेगा, ये बनेगा एवरेज स्पीड का। कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। ये मिसकॉन्सेप्शन अपने जहनों से आप ख़त्म करना कि आपको यहाँ से स्पीड मिलेगी। आपको क्या मिलेगा भाई, आप एवरेज ले रहे हैं ना हाइट और टाइम का, तो बेटे आपको मिलेगा भी क्या, आपको एवरेज स्पीड मिलेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, स्पीड कहलाती है, यस और नो। कि भाई आप अगर डेल एच अपॉन डेल टी लोगे तो आपको बेटे क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड। रेट ऑफ चेंज निकाल के दो टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फॉर द स्पेसिफाइड इंटरवल्स, और इंटरवल्स इन्होंने वही दिए हमें, सही है जी। और इक्वेशन भी हमारे पास एज इट इज़ वही गिवन है। आई एम सॉल्विंग पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहे हैं, ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू 2.01, ठीक है। और मैं पहले ही जैसे मेंशन कर चुका हूँ बेटे, मैं कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाऊँगा, जस्ट आई एम गिविंग यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ मेंशन कर दूंगा। इक्वेशन बेटे आपको क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है एच ऑफ टी बराबर किसके, बोलें ज़रा, बराबर है मेरे साथ साथ बोलें 16t² माइनस का 16t² प्लस का 80t। अब भाई इसको एच ऑफ टी भी लिख सकते हो, इसको एच भी लिख सकते हो, इसको एफ ऑफ टी भी लिख सकते हो। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना भाई, आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बात समझ आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, सही है भाई। सबसे पहले तो आपने क्या निकालना है, चेंज निकालना है, ठीक है। आपने क्या किया, अच्छा हम चेंज कैसे लेंगे, देखो जी यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो ये लिख देता हूँ, डेल एच अपॉन डेल टी किसके बराबर आएगा, बोले ये आएगा। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी है, तो भाई आप यहाँ पर एक और चीज़ देखो, 2 से क्या हो गई वैल्यू 2.01। मेरे बच्चे आपको नज़र आ रहा है कि वैल्यू के अंदर क्या हुआ है, वैल्यू के अंदर इजाफा हुआ है, यस और नो। वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीमेंट हुआ है, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, इंक्रीमेंट वाला लगेगा। टी प्लस डेल टी माइनस का एफ ऑफ टी डिवाइड बाय डेल टी। तो भाई सवाल पैदा होता है कि भाई डेल टी आप कैसे निकालोगे। भाई डेल टी निकालने का बड़ा बच्चों वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं कि भाई आपने क्या करना है, 2.01 माइनस का 2, तो डेल टी आपके पास आ जाएगा। डेल टी क्या निकलेगा, देखते हैं ज़रा। डेल टी आपके पास क्या आएगा, 0.01, सही है, 0.01। ये डेल टी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या काम करना है, सिंपल सा, आपने फाइंड आउट करना है बेटे मेरे एफ ऑफ 2.01 करना है एक, और एक क्या करना है, एफ ऑफ 2, ऐसा ही है। अब एफ ऑफ 2.01 जब फाइंड आउट करेंगे ना, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही होगी, 96.1584, सही है। सबसे पहले इसको अपने बॉक्स में प्लेस करते हैं बेटे। तो ये आपके पास मैंने इसको अलग लिख लिया,
अब एफ ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा, वो आएगा स्ट्रेट अवे 96। ठीक है भाई, यहाँ से नज़र भी आ रहा है 2.01 है तो 96.1584 है और एफ ऑफ 2 का 96 ही आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपके पास होगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब क्विकली इन वैल्यूज़ को मैंने क्या करना है, जस्ट अपने फॉर्मूला के अंदर प्लेस करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। डेल एच ओवर डेल टी, भाई क्या हो जाएगा 96.1584, सही है। माइनस कर दो 96 से, 96 को इसमें से क्या करा दिया, माइनस करा दिया, 0.01 आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू, सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इसको सॉल्व किया और मेरा जो आंसर आ रहा होगा ना एट दी एंड, ठीक है, एट दी एंड मेरे पास आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, आपको आंसर मिलेगा 15.84। और देखो हाइट का यूनिट इन्होंने मेंशन नहीं किया तो हम यूनिट कंसिडर कर लेते हैं, और टाइम का तो आपको पता है क्या है, सेकंड में ही ले रहे होते हैं, सही है। तो ये मेरे बच्चे मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, सही है। कि आपकी जो एवरेज स्पीड है वो इस वैल्यू के साथ बढ़ रही है। आपको आई होप बेटे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और सिन बोर्ड का कौन सा है ये, क्वेश्चन 4 और केपीके का क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्लियर हो गया होगा। पार्ट है आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करेंगे। 5वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जी, ये आपके पास केपीके का 5वां सवाल आ गया 3.1 एक्सरसाइज का, सही है। क्या कह रहा है, आप फार्मर प्लांट एक्स एकर्स ऑफ शुगर बीट्स। ठीक है भाई, आपके पास जो है शुगर बीट्स उसने एक्स एकड़ के ऊपर क्या किए हैं, प्लांट्स किए हैं, ठीक है, उसकी काश कर रहा है, शुगर बीट्स की काश कर रहा है, कितने एकड़्स पर, एक्स एकड़्स के ऊपर, सही है जी, कोई वैल्यू उसने डिफाइन नहीं की। अच्छा, द प्रॉफिट जनरेटेड इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1800x माइनस 9x स्क्वायर। देखो जानी बात क्या कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है कि प्रॉफिट जो जनरेट होगा ना उस एकड़ वाली ज़मीन के ऊपर, वो क्या होगा, वो इस इक्वेशन के साथ हो रहा होगा, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रॉफिट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट बताइए। एंड द प्लांटेड एरिया इज इन बिटवीन x इक्वल्स टू 20 एकर्स एंड x इक्वल्स टू 50 एकर्स, ठीक है। व्हाट द रेट ऑफ चेंज मीन्स। अब पहले तो आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है बेटे, जो आंसर आए उसको जस्टिफाई भी करो कि भाई वो है क्या, बेसिकली वो क्या सेंस दे रहा है, वो क्या मतलब बता रहा है। तो सबसे पहला काम कि भाई प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बताया ना अपने पास मेरे बच्चे, वो अपने पास लिख रहे हैं सबसे पहले तो 1800x माइनस 9x स्क्वायर। अब भाई एकड़ की वैल्यू क्या है, एक 20 है और एक 50 है। मुझे खुद बताइए क्या हो रहा है, ये हो रहा है इजाफा, यस या नो, यस और नो, इंक्रीमेंट हो रहा है, सही है। तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, अच्छा एफ ऑफ एक्स, अच्छे बच्चे इन्होंने पहले खुद ही बता दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट है ना, तो चलो क्या करते हैं भाई, इसको मैं वाई सपोज भी तो कर सकता हूँ, कोई मसले वाली बात थोड़ी है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। अच्छा मैंने क्या किया भाई, मुझे नज़र आ रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपके पास ऊपर न्यूमरेटर पे फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, इंक्रीमेंट का ही लगेगा। सेकंड थिंग आपके पास, अब आपने चेंज फाइंड आउट करना है। भाई ये डेल एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये यहाँ से निकालोगे, x इक्वल्स टू 50 और x इक्वल्स टू 20। भाई आपको पता है बड़ा माइनस छोटा, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस बोलें 20। डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डेल एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 30, ठीक है जी। अच्छा 30 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, सिंपल काम करना है, बहुत सिंपल काम करना है। मैंने काम ये करना है, फार्मूला मेरे पास मेंशन है भाई, मैंने x प्लस डेल एक्स, वो क्या निकलेगा, सही है जी, एफ ऑफ 50 और एफ ऑफ क्या निकालोगे, एफ ऑफ 20, सही है। एफ ऑफ 50 जब आप फाइंड आउट करेंगे ना बेटे, तो एफ ऑफ 50 आपको क्या मिल रहा होगा, तो आंसर क्या निकल रहा होगा, आंसर मेरे बेटे आपके पास आएगा 67,500, ठीक है, इसका ही आंसर आएगा। और एफ ऑफ 20 यानी एफ नाम के फंक्शन में एक्स की जगह राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू पुट कर दें, 20 पुट कर दें, ठीक है, ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। आपने क्या कहा, अब एफ ऑफ 20 की वैल्यू फाइंड आउट करने लगे हैं, तो 33,400, ठीक है, इसका क्या आएगा 32,400, ठीक है। अच्छा दोनों को आप क्विकली क्या करें, दोनों को बेटे आप अपने पास बॉक्स के अंदर रखें, सही है। तो
चलो ये आपके पास आंसर आ गया। अब क्विकली क्या करना है, क्विकली आपने इसको अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करना है, सही है। डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है, और वैल्यू क्या आई 67,500 माइनस का 32,400 डिवाइड बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है 30। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर क्या मिल रहा होगा स्ट्रेट अवे, इसका आंसर क्या आएगा 1170, ठीक है। मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि भाई ये आंसर आपको क्या डिफ़ाइन कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखो मैं इसकी इंग्लिश भी बताऊंगा आपको, ठीक है, पहले इसको समझ लो, ठीक है, इसको पहले समझ लो। देखें आप इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है कि जब मेरे बेटे फार्मर अपनी ज़मीन 20 एकड़ से क्या करेगा, 20 एकड़ से 50 एकड़ तक बढ़ा देगा। भाई यही है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ था, आपके पास 20 थी, 30 और एकड़ ऐड हो गए तो कितनी हो गई 50 एकड़ हो गई। यानी 20 एकड़ से बढ़ाकर 50 एकड़ अगर वो अपनी ज़मीन कर देगा तो उसका प्रॉफिट हर एक एक्स्ट्रा एकड़ पर कितना एवरेज मिलेगा उसको 1170 के हिसाब से उसका एवरेज प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। यस और नो, उसका प्रॉफिट किस एवरेज से बढ़ेगा, किस वैल्यू के साथ बढ़ेगा, एवरेज रुपीस 1170 के हिसाब से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। जैसे लेट सपोज 20 एकड़ से 50 एकड़ कर रहे हैं तो भाई 20 से जब 21 एकड़ करेगा तो प्रॉफिट कितना मिल रहा होगा एवरेज 1170 का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 1170 हो, एवरेज आपको क्या सेंस देता है, अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। इंस्टेंटेनियस आपके पास क्या देता है, एग्जैक्ट आंसर देता है। मैं वीडियोस के अंदर ये बेतहाशा बता चुका। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ इंग्लिश के अंदर, ठीक है, आई होप आपको बेटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या चीज़ बता रही है, ये चीज़ क्या बता रही है, इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये मुझे जो आंसर आया है 1170 ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स दी एवरेज इंक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का हमने क्या लिया था, एवरेज लिया था, यस और नो। तो इट रिप्रेजेंट दी एवरेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट पर एडिशनल एकड़ प्लांटेड विद इन दिस इंटरवल। बात क्लियर हो गई। इस इंटरवल के अंदर अगर आप एक एडिशनल एकड़ यानी जितने आप एकड़ का इजाफा करोगे तो आपकी प्राइस के अंदर प्रॉफिट में कितना इंक्रीज आएगा, इस हिसाब से आपके पास एवरेज प्राइस, आपकी एवरेज प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। आई होप आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सिंध बोर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ केपीके बोर्ड। अच्छा मेरे बेटे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना और क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहली जो मिसकॉन्सेप्शन इसके अंदर लिखी हुई है ना वो क्या है, देखो सिंध बोर्ड वालों के अंदर तो इन्होंने क्या मसला किया हुआ है, क्या इन्होंने मिस्टेक की हुई है, क्या भंड मारा हुआ है। देखो इन्होंने बोला द प्राइस पी इन रुपीज़ आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय, हजम हो गया था हमें, लेकिन आगे इसने क्या बात कर दी, आगे जो है ना कह रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड आउट करो। क्या करो, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि ये बात क्या करना चाह रहा है और इसने बुक में आंसर क्या दिया है। बुक वाला आंसर लाने के लिए हमें ये काम नहीं करना, बात समझ आ रही है। अगर आप 20.5 को क्या कह रहे हैं, बुक का आंसर क्या है सिंध बोर्ड के अंदर 20.5 और केपीके के अंदर क्या है, इन्होंने क्या डिफरेंस दिया हुआ है, t = 3 से t = 5 दिया गया है। इसका आंसर आएगा 25, ठीक है। अगर इस रेंज के साथ करोगे, इस इंटरवल के साथ सॉल्व करोगे तो 25 आएगा, इसके साथ करोगे तो 20.5 आ रहा होगा। ये फाइंड आउट कर रहे हैं 20.5 जो इन्होंने आंसर निकाला है ना वो निकाला है इन्होंने एवरेज इन्फ्लेशन का, लेकिन पूछा हुआ कुछ और है, पूछा हुआ है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन, सही है इन दोनों ने। और इन्होंने डेफिनेशन भी ना इन्फ्लेशन की गलत बताई हुई है केपीके वालों ने। क्या कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ना 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 बिल्कुल नहीं बेटा, इन्फ्लेशन की ये डेफिनेशन होती नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन नहीं होता, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन होता है। मैं ज़रा फ़र्क समझा देता हूँ, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं देने का। देखो भाई सीन क्या है, सीन सिंपल्स है, तीन सिंपल्स है। आपको पता है कि भाई अगर मैं क्या ले रहा हूँ, देखो प्राइस को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ और ये टाइम आ रहा है, होता क्या है, ये क्या निकल रहा है, ये आपके पास क्या आ रहा है, अभी भी मैंने फाइंड आउट करके दिखा दिया। ये आपके पास एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज प्राइस आ रही है, यस और नो, या आप कहते हो एवरेज इन्फ्लेशन, ठीक है। आपके पास इन्फ्लेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस नहीं होती बेटे, आपके पास क्या होती है, अगर मैं ये आपके पास क्या है प्राइस, ठीक है, प्राइस है, प्राइस का मैं क्या ले लूँ,
अगर मैं प्राइस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लूँ ना, तो ये क्या कहलाती है, ये बेसिकली इन्फ्लेशन कहलाती है एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर। समझ आ रही है, इन्फ्लेशन कहलाती है। कैसी इन्फ्लेशन होती है, ये होती है इंस्टेंटेनियस इन्फ्लेशन। ठीक है, देखो बेटे, अगर किसी को मसला हो रहा है तो वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी देख सकता है, उसके अंदर और डिटेल के अंदर ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज की। मुद्दा क्या है, आपने अगर प्राइस के ऊपर डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपने क्या कह दिया, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन फाइंड आउट कर रहे हैं आप। सही है, एट एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर। सही है, यानी इंस्टेंटेनियस इन्फ्लेशन। और अगर आप प्राइस का क्या ले लें, चेंज ले लें विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो वो क्या कहलाती है चीज़, वो जहन में रखिएगा, वो एवरेज इन्फ्लेशन कहला रही होती है। सही है जी। और आपको पता है एवरेज कैसे निकलता है भाई, एक इंटरवल होता है एवरेज के लिए, यस और नो। लेट सपोज भाई आप 2 साल से लेकर 5 साल तक का क्या बता दो, एवरेज इन्फ्लेशन बता दो, ठीक है, या एवरेज प्राइस इंक्रीज बता दो। क्लियर हो गई बात, 2 से लेकर 5 साल तक के ईयर में, यानी इसके लिए एक इंटरवल डिफाइन होता है। मेरा बेटा इन्फ्लेशन अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और पी के ऊपर अगर आप डेरिवेटिव लगाएं, तो ये क्या कहलाता है, ये इसके लिए इंटरवल की ज़रूरत नहीं होती, ये एक एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर फाइंड आउट की जाती है वैल्यू। सही है, जैसे लेट सपोज बेटे आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव करते हुए आपकी नज़र एकदम स्पीडोमीटर के ऊपर पड़ी, तो उस एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर जो आपकी स्पीड होगी ना, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। भाई 0 से 2 आवर्स के दरमियान आपने कितना ट्रैवल कर लिया, 100 किलोमीटर। तो आपसे अगर कोई पूछेगा ना कि आप एवरेज स्पीड बताओ, आप एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो कि भाई 100 किलोमीटर है, शुरू स्टार्ट किससे की होगा, 0 से ही की होगा ना भाई। तो आपने 2 - 0, तो आंसर क्या मिलेगा, 50 मीटर पर सेकंड। ये जो स्पीड निकली है ना, ये इसको स्पीड नहीं कहोगे, इसे क्या कह रहे होंगे, दिस इज़ आवर एवरेज स्पीड। सही है, इज इट क्लियर, यस और नो। ये स्पीड नहीं है, ये एक्चुअल स्पीड नहीं कह सकते आपकी, जस्ट आपने स्पीड इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड लिख दिया। ना 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 भाई, ये क्या निकाली आपने, आप स्ट्रेट अब इसको कहेंगे एवरेज स्पीड निकाली है आपने। क्यों, क्योंकि एक इंटरवल की बात की थी कि भाई 0 से लेकर 2 आवर्स के दरमियान आपकी स्पीड क्या होगी। सही है, तो ये एवरेज स्पीड है। अब अगर एग्जैक्ट स्पीड की कोई बच्चा बात करे, एग्जैक्ट स्पीड कैसे निकलती है, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपने स्पीडोमीटर के अंदर जिस टाइम के ऊपर वैल्यू देखी अपनी स्पीड की, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, वो एक्चुअल स्पीड कहलाएगी उस गाड़ी की, उस मोमेंट के ऊपर, उस टाइम के ऊपर। बात क्लियर हो गई। एज इट इज यही बेटा सिनेरियो आपके पास इन्फ्लेशन के लिए है। देखें, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन क्या कहलाती है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें गौर से, ठीक है, ताकि आपका ये मसला इंशाल्लाह ज़िंदगी भर के लिए हल हो। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया भी, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है, आप निकालोगे तो आपको हर जगह क्या मिलेगी कि भाई प्राइस का आप क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इन्फ्लेशन कहलाएगी। सही है, इन्फ्लेशन कहलाएगी। अब ये बताऊँ क्या कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि पहले सबसे पहले क्या लो, जो प्राइस की आपको इक्वेशन दी हुई है ना, उसका डेरिवेटिव लो। देखो आप ऐसे भी डिनोट कर रहे होते हो, बुक वालों ने आपको इस तरीके से भी मेंशन करना सिखाया है। सही है, वो जो डिफरेंट जितने भी हमारे साइंटिस्ट गुजरे हैं, लेबनीज, लेग्रांज, न्यूटन, उन सब के लिए इन्होंने कोई ना कोई डिनोशन बताई है कि भाई किसने क्या आपके पास डिफरेंशिएशन के लिए रिप्रेजेंटेशन यूज़ की है। सही है। अच्छा, अब इन्फ्लेशन क्या कहलाती है, आप डेरिवेटिव ले लो किसका, प्राइस का। यहाँ तक हम साथ हैं। अब अगर कह रहे हैं कि जो इक्वेशन इसकी बनेगी ना डेरिवेटिव लेने की बाद, उसका अगर आप एवरेज लो, उसका क्या ले लो, उसका एवरेज ले लो। देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है, उसका एवरेज ले लो, यानी अब क्या लो, आप ये लो। बात क्लियर हो गई, बात समझ आ गई, हाँ या ना। कह रहे हैं कि आप इन्फ्लेशन निकालने के बाद, यानी प्राइस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेने के बाद जो इक्वेशन आएगी, उसका एवरेज ले लो विद रिस्पेक्ट टू एवरेज टाइम। तो बेटे आपके पास क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन। बात क्लियर हो गई। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन आपके पास बेटे ये चीज़ कहला रही होती है।
जो कि बुक वालों ने हमसे सवाल में पूछी है, लेकिन बुक के अंदर आंसर जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ ही नहीं है। अगर वो आंसर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन कह रहे हो तो इट मीन्स बेटे वो बात टोटली रॉन्ग है। बात क्लियर हो गई? यस और नो? सही है। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। तो भाई सर हम क्या करें? तो फिर हमसे पूछा क्या है? सही है, एट दी एंड मुद्दा तो यही है भाई, इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं ये बताइए कि फिर करना क्या है, पूछा क्या है? भाई सिंपल सी बात कर रहा है, ये जो सवाल में पूछना चाह रहा है ना, ये मासूमाना सवाल ये कर रहा है कि भाई हमें क्या निकाल के दें। ये जो पूछ रहे हैं ना वो ये पूछ रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। बात क्लियर हो गई? ये बुक वाले पूछना ये चाह रहे हैं। सही है, आंसर ये इसका दिया हुआ है। सही है, या अगर इसको मैं और अच्छा लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? एवरेज इन्फ्लेशन। सही है, आई होप स्पीड वाला कॉन्सेप्ट मैंने दिया था उससे एवरेज इन्फ्लेशन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो भाई यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हैं इंशाल्लाह। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही है भाई, प्राइस पी जो है उसकी इक्वेशन दे दी 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। सही, इक्वेशन क्या है? प्राइस की क्या दी हुई है इक्वेशन? p ऑफ t इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस t प्लस का 1 और इंटरवल क्या दिया हुआ है? t इक्वल्स टू, मैं के पी के को लेके सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, t इक्वल्स टू 3 से लेकर कहाँ जा रहा है? t इक्वल्स टू 5 और ये किस में दिया हुआ है? ईयर्स में दिया हुआ है। तो भाई डेल टी आपके पास किसके बराबर होगा? 2 साल के बराबर। सही है। अच्छा, मेरे पास आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मुझे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस निकालनी है। सही है, मुझे एवरेज इन्फ्लेशन निकालनी है। तो मैं क्या निकालूंगा इसको? एज यू ऑल नो मैं एफ ऑफ टी भी ले सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई आप ये कर लो यार, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अच्छा मुझे बताइए इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट? इंक्रीमेट हो रहा है, 3 से कहाँ जा रहे हैं? 5 की तरफ। ठीक है, यानी +2 का इजाफा और आप खुद देख रहे हैं। तो एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस का एफ ऑफ टी डिवाइड बाय डेल टी। सही है बेटे। अच्छा मुझे क्या क्या निकालनी है वैल्यूज़? मुझे निकालनी है 5 पर और मुझे निकालनी है 2 पर। सही है। अच्छा 5 पर निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 81 और नहीं 3 है ना, हाँ 3 पर निकालेंगे तो क्या आएगी? 31। ये बात क्लियर हो गई? ये दोनों बेटे मेरे पास आंसर आ गए किसके? इस इक्वेशन में पुट करने के बाद। सही है। अच्छा निकालना क्या था? निकालना तो एवरेज इन्फ्लेशन थी, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। सही है, किस एवरेज के साथ आपका प्राइस बढ़ रहा है? डेल पी ओवर डेल टी बराबर किसके? 81 माइनस का 31 डिवाइड बाय 2। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर स्ट्रेट अवे 25 मिलेगा। सही है, और प्राइस के लिए रुपीस है और टाइम के लिए सेकंड है। सॉरी सेकंड नहीं बेटे, इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है? एयर। सही है, टाइम के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है? टाइम के लिए एयर यूज़ किया हुआ है। सही है, सिंपल सी कहानी है। ये चीज़ क्या बता रही है? ये चीज़ सिंपल सी बात बता रही है कि अगर मैं आपको अंग्रेज़ी ज़बान में लिख कर दिखाऊँ, इट रिप्रेजेंट्स दी, क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट दी एवरेज एनुअल। ईयर का मतलब क्या है बेटे? एनुअली बात कर रहे हैं, यस और नो? पूरे साल के बाद ये आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, ये प्राइस मिल रही होगी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स दी एवरेज एनुअल इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, इट रिप्रेजेंट दी एवरेज एनुअल इंक्रीज इन प्राइस। और किस इंटरवल के अंदर? खुद बताइए। इस इंटरवल के अंदर। सही है, विद इन दिस इंटरवल। बात पल्ले पड़ गई? यस और नो? तकरीबन लगभग 25 रुपये के हिसाब से एनुअली आपकी प्राइस में हर साल इजाफा हो रहा होगा। देखो आप इसको क्या कह सकते हो? आप इसको एवरेज इन्फ्लेशन कह सकते हो। इज़ दिस क्लियर? यस और नो? ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है तो बेटे आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स के अंदर भी इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन बेटे क्लियर हो गया होगा। सही है, और
कोई भी क्वेरी है तो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। और बेटे आखिर में, अगर इफ़ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, और शेयर दीज वीडियोस और शेयर माय चैनल इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स एज वेल।